हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं व्यास सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर क्लास 12 लेक्चर नंबर 13 क्लास 12 लेक्चर नंबर 13 डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट। इसके पहले जो लेक्चर हमने 12 बनाया था उसमें हमने आपको मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, शायद हमारे पास में लास्ट टॉपिक था, उसके ऊपर डिस्कशन किया था। और उसी समय हमने आपको बताया था कि आने वाला जो लेक्चर रहेगा वो लेक्चर रहेगा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो आज का हेडिंग डालिए आप, कौन सा पॉइंट है आपका शायद पॉइंट नंबर 6 होगा आपका, जो भी है मिला लेना जैसा भी है। पॉइंट से नंबर से कोई मतलब नहीं है कि तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठवा है, सातवा है। बस टॉपिक क्या है आज का, पॉइंट क्या है, पॉइंट है आपका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो हेडिंग डालो आप एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मिटा दो इसको। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। नाम से सब कुछ क्लियर हो गया। नाम है आपका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। मतलब ये हुआ कि हमारे पास में किसी हीट की बात हो रही है, किसी एनर्जी की बात हो रही है। वो एनर्जी मॉलिक्यूल्स को एटम के फॉर्म में डिवाइड कर देगी। मतलब ये हुआ, समझो जरा, हमारे पास में सपोज करो ये मेटल आपस में जुड़े हुए हैं, मेटल 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 मेटल, ये भी मेटल, ये भी मेटल। ये इस प्रकार से आप जानते हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। तो ये आपका क्या बन गया, ये कोई भी आपका एक सब्सटेंस। जैसे सपोज करो मेरे पास में ये चौक है, दिख रही है ना आपको, ये मेरे पास में क्या है, एक चौक है। अब इस चौक में ना जाने कितने ऐसे बॉन्ड बने हुए हैं, ना जाने कितने बॉन्ड बने हुए। तो ये तो हुआ हमारे पास में, ये क्या हुआ हमारे पास में, ये हुआ हमारे पास में एक, आप मॉलिक्यूल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं आप इसको, मॉलिक्यूल कह सकते हैं। ये हुआ हमारे पास में मॉलिक्यूल, ये यहाँ पास में एक मॉलिक्यूल। अब इसको हमको डिवाइड करना है, तोड़ना है, इसको हमको तोड़ना है। तो यहां हमको एक हीट देनी पड़ेगी। यहां से हमने हीट दी, या हमने एनर्जी दी, दे दी एनर्जी। जब हमने इसको एनर्जी दी तो ये आपस में यहां से बॉन्ड क्या करेगा, ब्रेक हो जाएगा। ये बॉन्ड क्या होगा आपका, ब्रेक होगा। ये सारे बॉन्ड क्या होगा आपका, ब्रेक होगा, ब्रेक होगा, ब्रेक होगा, ब्रेक होगा। तो ये जो आपके पास मॉलिक्यूल्स था, अब वो मॉलिक्यूल नहीं बचेगा। अब कोई वो आपका सिर्फ और सिर्फ आप एक एटम हो जाएगा। ये एम, ये क्या है आपके पास में, एटम। ये क्या है हमारे पास में, एटम। ये अभी मॉलिक्यूल था, अब वो मॉलिक्यूल नहीं बचा, अब वो क्या बचा हमारे पास में, एटम। अब कितने हमारे पास में बॉन्ड बने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे पास में 9 यहां पर एम थे, तो यहां पर हमारे पास में 9 आ जाएंगे क्या, एटम। बात समझ में आ रही है। तो इन एटम के बीच में एक बॉन्ड प्रेजेंट है। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो हमको एनर्जी रिक्वायर है, उसी एनर्जी को हमने क्या नाम दिया, यहां पर क्या नाम दिया हमने, यहां पर हमने बोला उसको एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो यही है हमारे पास में आज का टॉपिक, और इसी टॉपिक के ऊपर हम क्या करेंगे, बात करेंगे। अच्छा, एक बात और बताइए मेरे को, अब ये एनर्जी किसी में ज्यादा किसी में कम तो रहेगी। जैसे मेरे पास में, अब हम डी ब्लॉक की बात करेंगे, तो डी ब्लॉक की बात करेंगे तो पहले मैं डी ब्लॉक बना ही लेता हूं। ये लो, ये मेरे पास में डी एक ऑर्बिटल बना लिए मैंने। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में डी ऑर्बिटल बनाया, 1 2 3 4 और 5। अब बताओ, मेरे पास में कोई एक मॉलिक्यूल ऐसा होगा, समझने की कोशिश करना। मेरे पास में कोई एक मॉलिक्यूल ऐसा होगा, मॉलिक्यूल 1, मॉलिक्यूल 2, मॉलिक्यूल 3, मॉलिक्यूल 4 और मॉलिक्यूल 5। मान लो 5 मॉलिक्यूल के एग्जांपल, इससे मैं आपको समझाता हूं इस बात को। तो एक मॉलिक्यूल ऐसा होगा जिसमें हमारे पास में D1 होगा, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। दूसरे मॉलिक्यूल में जो एटम यूज किया है उसका मान लीजिए D2 होगा, तीसरे में D3 होगा, चौथे में D4 होगा, और पांचवें का हमारे पास में D5 होगा। तो यहां 1 2 3 4 5 इस प्रकार से ये D5 इसके लिए है। मान लो यहां से एक कम कर दो तो ये इसके लिए। तो ये हमारे पास में आया डी ऑर्बिटल, और डी ऑर्बिटल में हमारे पास में क्या आया,
क्या आया हमारे पास में, इलेक्ट्रॉन आया। अब आपसे किसी ने पूछा कि बताइए ये आपके पास है, मान लीजिए M5 मतलब D5 वाले कोई मोलिक्यूल एटम पास में आया, उसने मोलिक्यूल बनाया, तो हाँ पास में यहाँ ये इस प्रकार से एक मोलिक्यूल बन जाएगा। सपोज करो ये M एक मोलिक्यूल बना, किससे, इस वाले से, और एक मोलिक्यूल हमारे पास में इससे बना, मान लो M ये इससे बना। अब आपसे बोला, क्या बोला कि हमको इसके बीच का बॉन्ड ब्रेक करना है। यहां पास मोलिक्यूल है, यहां पास क्या है, मोलिक्यूल है, यहां पास क्या है, मोलिक्यूल है, दिख रहा है ना सभी को, यहां पास क्या है, मोलिक्यूल है। अब इसको हमको एटम के रूप में बदलना कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा, यहां से आपको एक हीट देनी पड़ेगी। आपने हीट दिया तो यहां से आपस में मोलिक्यूल अलग हो जाएगा। ये मोलिक्यूल है, ये मोलिक्यूल है, ये आपका एटम है, ये आपका क्या है, एटम हो गया। ये यहां पास मोलिक्यूल है, जब आपने इसको हीट दिया तो ये आपका एटम में कन्वर्ट हो गया। ये क्या है, यहां पास एटम है, एटम में कन्वर्ट हुआ। क्वेश्चन ये है क्या क्वेश्चन है कि जो हीट है हमारे पास है, मान लो ये हीट Δ1 है, ये हीट Δ2 है। आपसे बोला गया कि बताइए यहां पर हीट Δ1 ज्यादा होगा कि Δ2 ज्यादा होगा, कौन सा हीट ज्यादा लगेगा, बताओ, सोच के बताओ। कल भी मैंने इसी के ऊपर बात की थी आप लोगों से। यहां पर एक मॉलिक्यूल बना हुआ है जिसमें D1 सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। एक मॉलिक्यूल बना हुआ है जिसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन D5 सिस्टम का है। अब इसको हमने हीट दिया, हीट देने के बाद में इसको हमने एटम में कन्वर्ट कर दिया, इसको भी हमने हीट दिया, एटम में कन्वर्ट कर दिया। बात यह है कि यहां भी हीट दिया, यहां भी हीट दिया, कौन सा हीट ज्यादा होगा भाई, कोई तो एक होगा जो हीट ज्यादा लगेगा, या तो ये वाला हीट ज्यादा लगेगा, ये वाला हीट ज्यादा लगेगा। कौन सा हीट ज्यादा लगेगा बताइए। चलो ठीक है, अपना आंसर जो भी है उसको लॉक कर लो। समझो अब मैं D1 सिस्टम के लिए आपको समझाता हूं। D1 सिस्टम मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दूसरे में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक दूसरे से बॉन्ड बनाएंगे, ये हमने बॉन्ड बना लिया। अब हमने बोला आपसे कि इसको हमको ब्रेक करना है, ये बॉन्ड बना हुआ है, इसको ब्रेक करना है, तो आपने हीट दी तो ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा। अब बात करते हैं नीचे वाले की, D5 सिस्टम के लिए मैं आपको समझाता हूं। ये 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक दूसरे से ये बॉन्ड बनाया तो ये बॉन्ड ऐसा बन गया। अब मैंने आपसे बोला कि इस वाले बॉन्ड को आपको ब्रेक करना है। अब हीट किस में ज्यादा लगेगी, अब इसको हमने हीट दिया। अब आपको कंपैरिजन ये करना है कि ये 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसने जब बॉन्ड बनाया तो इसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी, या एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसने बॉन्ड बनाया, इसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी। किसमें ज्यादा लगेगी, स्वाभाविक है ये एनर्जी कम होगी। क्यों, क्योंकि इसमें इतना अच्छा इसको होल्ड करके नहीं रखा है। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहां ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए होल्डिंग बहुत अच्छी नहीं है, बहुत पावरफुल नहीं है। बट हमारे पास में यदि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो ये जो होल्डिंग है हमारे पास में, ये बहुत अच्छी, बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत पावरफुल हो जाती है। इसको ब्रेक करने के लिए काफी हीट लगेगी, बहुत ज्यादा मात्रा में हीट लगेगी, जबकि इस वाले को ब्रेक करने के लिए कम मात्रा में हीट लगेगी। इसका मतलब ये हुआ कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, ये डायरेक्टली इफेक्टिव होता है किससे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। मतलब यह हुआ कि यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो हीट ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यदि कम है तो हीट ऑफ एटमाइजेशन कम होगा। बात समझ में आ गई, फंड क्लियर है। यदि मैं आपसे एग्जांपल में इसी को बोलूं कि बताइए D1, D2, D3, D4, D5 सिस्टम के लिए आपको सबसे ज्यादा हीट ऑफ एटमाइजेशन किसमें लगेगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, D5 जो सिस्टम है इसमें हीट ऑफ एटमाइजेशन सबसे ज्यादा लगेगी। यदि हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाएं या इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाएं तो आप इसको जमा सकते हैं। कैसे कि सबसे कम हमारे पास में किसमें लगेगी, D1 में, फिर थोड़ी ज्यादा किसमें लगेगी, D2 में, क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फिर उससे ज्यादा किसमें लगेगी, D3 में, क्योंकि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फिर इससे ज्यादा किसमें लगेगी, D4 में, क्योंकि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और इससे भी ज्यादा किसमें लगेगी, D5 में, क्योंकि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यह है हमारे पास में हीट ऑफ एटमाइजेशन। अब एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं कि जब हम क्रोमियम को लिखते हैं, किसको लिखते हैं, Cr को जब हम लिखते हैं क्रोमियम, तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, एटॉमिक नंबर इसका होता है 24। लेकिन जब हम इसको लिखते हैं तो हम लिखते हैं इसको 3d5 और 4s1।
तो क्रोमियम में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? तो आंसर है आपस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम होते हैं आपस में 6। किसमें? क्रोमियम में। इसलिए हम बोलते हैं कि क्रोमियम की हीट ऑफ एटमाइजेशन सबसे हाई होती है। हीट ऑफ एटमाइजेशन कैसी होती है? हाई होती है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक क्रोमियम ही एक ऐसा है जिसमें 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। बात सही में आ रही है? यह सिर्फ आपको डिपेंड करेगा किसके ऊपर? किसके ऊपर? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अच्छा, इसके पहले हमने जो कल टॉपिक देखा था, पॉइंट देखा था, कौन सा था? मेल्टिंग पॉइंट और मोल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। वो भी किसके ऊपर डिपेंड करता था? वो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी डिपेंड कर रहा था हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर। हीट ऑफ एटमाइजेशन भी डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? किसके ऊपर? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर। यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, होल्डिंग ज्यादा अच्छी हो जाएगी और हमारे पास में हम बोलेंगे कि हीट ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है? अब इसको जरा आप लिख लीजिए। तो अब यहां पर एटमाइजेशन से मतलब क्या हुआ? एक बार फिर समझो कि ये जो मॉलिक्यूल हमने बनाया, यह आपस में स्टार्टिंग में तो सॉलिड फॉर्म में रहा होगा। किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। तो ये था आपस में सॉलिड फॉर्म में। मॉलिक्यूल किस फॉर्म में? यहां पर सॉलिड फॉर्म में। और ये जो हमने एटम बनाया तो ये सॉलिड फॉर्म में नहीं है, अब ये गैस फॉर्म में हो गया। ये गैस फॉर्म में हो गया। मतलब ये हुआ कि जब हम हीट ऑफ एटमाइजेशन की बात करते हैं तो यहां कोई यहां पास मॉलिक्यूल होगा, वो सॉलिड फॉर्म में होगा, और सॉलिड फॉर्म से जब हम उसको थोड़ी हीट देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा यहां पास में गैसेस फॉर्म में। तो जब सॉलिड फॉर्म से गैसेस फॉर्म में जो मॉलिक्यूल ब्रेक होते हैं और जिस एनर्जी के द्वारा होते हैं, जिस हीट के द्वारा होते हैं, उसी को बोलते हैं हम हीट ऑफ एटमाइजेशन। बात समझ में आ गई? सॉलिड हमने हीट दिया, कन्वर्ट हुआ गैसेस में, तो यहां जो हीट लगा हमारे पास में, जो भी आपका del1 del2 जो भी लगा हमारे पास में, यही कहलाएगा हमारे पास में हीट ऑफ एटमाइजेशन। क्लियर है? सॉलिड मेटल को गैसियस मेटल में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी हमने दी, वही एनर्जी क्या है आपके पास में? क्या है हमारे पास में? क्या कहलाती है? एटम ऑफ एंथैल्पी की हमारे पास में एंथैल्पी एटम की कहलाती है। एंथैल्पी मतलब हीट। क्लियर है? फंडा क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब इसको जरा आप लिखिए, फटाक से नोट डाउन कीजिए, इसको लिखिए। देखो, इस प्रकार से ये जो हमने बनाए थे मॉलिक्यूल, ये हमारे पास में लेटिस कहलाता है। याद है आपको? ये इस प्रकार से जो हमने बनाया था, ये तो मैंने यहां से बॉन्ड ब्रेक कर दिया इसलिए ऐसा दिख रहा है। देखो, ये जो हमने बनाया इस प्रकार से, ये जो बॉन्डेड रहते हैं एक दूसरे से, ये जो हमारे पास में बॉन्डेड रहते हैं एक दूसरे से, ऐसा ऐसा ऐसा, इस प्रकार से, ये लेटिस कहलाता है। ये जो हमने बनाया है ये क्या कहलाता है? लेटिस कहलाता है। क्लियर है? तो ये लेटिस हमने बहुत पहले पढ़ा था, तो ये हमारे पास में मेटल लेटिस कहलाता है, क्योंकि मेटल का बना हुआ है। लेटिस क्या बना कहलाता है आपस में? ये लेटिस कहलाता है। अब ये लेटिस जो है आप बार बार पढ़ेंगे। कहां पर? हम देखेंगे जब यूनिट नंबर 1 सॉलिड स्टेट हम पढ़ेंगे, तो वहां हमको देखने के लिए मिलेगा ये हमारे पास में लेटिस क्या होता है। क्लियर है? तो लिखिए आगे कि द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, नोट डाउन कीजिए, जल्दी से कीजिए नोट डाउन। द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन will be higher, the enthalpy of atomization will be higher for that metal which show covalent bonding in addition to metallic bonding. जितना पावरफुल कोवेलेंट बॉन्ड होगा उतनी ही ज्यादा हमारे पास में क्या होगी? एंथैल्पी होगी। उसको एटम को ब्रेक करने के लिए या एटम में ब्रेक करने के लिए उतनी ही ज्यादा हमारे पास में क्या लगेगी?
एंथैल्पी लगेगी, कोवेलेंट बॉन्ड। और हमने आपको बताया था क्या कि जो एस है हमारे पास में, एस ब्लॉक के एलिमेंट है हमारे पास में, ये एक ही बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? मेटालिक बॉन्ड। जबकि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हमारे पास में मेटालिक और कोवेलेंट दोनों बॉन्ड बनाया करते हैं। क्लियर है? ये हमने कल ही आपको बताया था। साथ में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में क्रोमियम के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं। इसलिए क्रोमियम की मैक्सिमम एंथैल्पी होती है। तो हम कहेंगे कि क्रोमियम की मैक्सिमम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हुआ करती है। क्यों? क्योंकि क्रोमियम के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। क्लियर है? तो यह टॉपिक हुआ हमारे पास में कंप्लीट। कौन सा टॉपिक था? 6। अब डालिए टॉपिक नंबर 7। टॉपिक नंबर 7 कौन सा है? आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी डालिए टॉपिक नया। ये क्या चल रहा है हमारे पास में? मेन टॉपिक क्या है हमारे पास में? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। धीरे धीरे चलते चलते इस फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम 7 नंबर पे आए हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी हो सकता है कि हमारा ये जो बोर्ड है ये शाइनिंग ज्यादा मार रहा हो, है ना, ज्यादा शाइनिंग हो इसमें, इसलिए जो मैं बोल रहा हूं उसी को आप लिख लो। आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है आपको मालूम है? क्या होता है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल। मतलब ऐसी एनर्जी जो कि आउटर सेल में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए लगती हो, वही कहलाती है आपस में आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोला मैंने? 11th की डेफिनेशन है, क्लास 11th में आपने पढ़ी थी। क्या थी? कि द एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर सेल। तो आउटर सेल में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है, वही एनर्जी क्या कहलाती है आपस में? आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती। याद देखो यहां पर हमारे पास में जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं सोडियम का। Na का एग्जांपल लिया मैंने। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 2 8 1। आप सभी को मालूम है 2 8 1 होता है। ये एस ब्लॉक का है, ठीक है। हम डी कर रहे हैं तो डी में नहीं आता, एस ब्लॉक का है। समझाने के लिए मैंने आपको लिया। हम जानते हैं कि इसमें से अब आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया हमारे पास में, तो Na आया और Na के ऊपर प्लस चार्ज आया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो प्लस चार्ज आता है। अब हमारे पास में यहाँ कितने बचे? यहाँ बचे हमारे पास में 2 और 8 बचे। हमारे पास में यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन बराबर 11। प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन बराबर 11 है। यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन बराबर है यहाँ पास में 10, लेकिन प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन बराबर है यहाँ पास में 11। भाई इलेक्ट्रॉन कम होता, प्रोटॉन तो कम होता ही नहीं है। हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, प्रोटॉन रिमूव नहीं किया, इसलिए प्रोटॉन अभी भी 11 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन हमने कम किया, इसलिए कितने हैं? 10। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी, वही है हमारे पास में आयोनाइजेशन एनर्जी। यहां हमको जो फ्री एनर्जी लगती है, नहीं समझ में आया? फिर समझो। इसके पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, देखो ये तो न्यूक्लियस हुआ। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक ये। दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तीसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। आपने यहां से हीट दिया, जब हीट दोगे आप, तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन रिमूव होकर चला जाएगा बाहर।
तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास में न्यूक्लियस बचेगा। न्यूक्लियस वाले के बाद में पहला सेल बचेगा, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा सेल बचेगा, कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तीसरा सेल खत्म हो गया। तो आउटर सेल में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो यहां आपने एनर्जी दी, फ्री एनर्जी जो दी आपने, ये जो फ्री एनर्जी दी यहां से आपने, यही एनर्जी कहलाती है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयंस में कन्वर्ट कर दिया, केटायन में कन्वर्ट कर दिया आपने। क्लियर है? तो ये है हमारे पास में आयोनाइजेशन एनर्जी। अब क्वेश्चन ये उठता है हमारे पास में कि ये आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड किस पे करती है? आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है साइज के ऊपर। यदि साइज छोटा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी, और यदि साइज बड़ा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी। क्यों? क्योंकि होल्डिंग पावर ज्यादा हो जाएगी। साइज छोटा है, जेड इफेक्ट ज्यादा होगा। जेड इफेक्ट ज्यादा होगा तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। यदि अट्रैक्शन ज्यादा है, समझो जरा, आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्ट इफेक्ट किससे होती है? अट्रैक्शन से। आयोनाइजेशन एनर्जी शॉर्टकट में इसको लिखा जाता है आईई, आयोनाइजेशन एनर्जी। यदि हमारे पास में ये हुआ आयोनाइजेशन एनर्जी, यदि हमारे पास में अट्रैक्शन ज्यादा है तो साइज छोटा हो जाएगा, और साइज छोटा हो जाएगा तो एनर्जी ज्यादा लगेगी। आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? अट्रैक्शन के। अट्रैक्शन बिटवीन कहां पर? न्यूक्लियस एंड आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन। आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली, आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? किसके? जेड इफेक्ट के। जेड इफेक्ट ज्यादा, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। एक मिनट, तो हमारे पास में कंक्लूजन निकल के क्या आया? कंक्लूजन निकल के हमारे पास में आया कि यदि हमारे पास में, याद है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते थे तो साइज डिक्रीज होते जाता था, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होते जाती थी। तो यहां हम लिख सकते हैं कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के। साइज यदि ज्यादा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम, और साइज यदि छोटा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। ये हमारे पास में फंडा था। क्लास 11th में मैंने आपको इसको बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में समझाया था। अगेन ये एक बार फिर आपको आ गया, समझ में आया? अब जरा देखो यहां पर, अब जब आयोनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट आया ही है हमको, तो ट्रांजिशन सीरीज आपको याद होगी ही। क्या? कि जब हम स्कैंडियम लिखते थे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज, फिर उसके बाद में 3 पार्ट थे इसके। दूसरे पार्ट में क्या था? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। फिर था हमारे पास में आयरन, कोबाल्ट, निकिल, और तीसरे पार्ट में क्या था? कॉपर और जिंक था ना। अब आपको मालूम था कि जब हम यहां से यहां तक की बात करते हैं तो इसका साइज छोटा होता है। साइज कैसा होता है? छोटा होता है। क्यों? क्योंकि यहां से अट्रैक्शन ज्यादा होता है, जेड इफेक्ट ज्यादा है स्क्रीनिंग इफेक्ट से। यहां साइज थोड़ा बड़ा होता था, कांस्टेंट हमने लिखा था। साइज डिक्रीज, यहां से यहां तक जाते हैं साइज डिक्रीज हो जाता है, यहां से यहां तक जाते हैं साइज कांस्टेंट होता है, और यहां से यहां जाते हैं यदि कॉपर और जिंक की हम बात करते हैं तो साइज क्या था आपस में? इंक्रीज। साइज कैसा था आपस में? इंक्रीज। अब आप बताइए कि आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या फंडा बैठेगा? आयोनाइजेशन एनर्जी यदि हम यहां से यहां तक की बात करें, साइज डिक्रीज है,
जब साइज डिक्रीज है हमारे पास में तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो यहां से यहां तक यदि हम बात करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे लगेगी, मोर। कैसे हो जाएगी, मोर आयोनाइजेशन एनर्जी। और यदि यहां से यहां तक की बात करें तो साइज बड़ा है, और जब साइज ज्यादा हो जाएगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां से की यदि हम बात करें तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कैसी हो जाएगी, लेस। बात समझ में आ रही है। अब इसी अभी बात ये सर इसके लिए क्या होगा, अब लिखिए जरा आप जो हम बोल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट लिखिए पहला नंबर। अब हम इसमें दो प्रकार से आयोनाइजेशन एनर्जी को देखेंगे। पहला हम देखेंगे कि जहां हम LHS टू RHS जाएंगे, तो अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। फिर हम देखेंगे दूसरा जहां अप टू डाउन जाएंगे, अप टू डाउन, तो इसको थोड़ी देर से देखेंगे। पहले आप इस वाले को नोट डाउन कीजिए, पहले वाले को लिखिए आप इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी में लेफ्ट टू राइट इसकी बात हो रही है, इधर से इधर जाना है हमको। लेफ्ट टू राइट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी will be from increase, will be increase. First ionization energy LHS to RHS, first ionization energy will be increase, then constant, then should be डिक्रीज, पहले आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी इंक्रीज हुई, फिर कांस्टेंट रहेगी, फिर डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज बट विल बी इंक्रीज। ये होना चाहिए था, समझो ये होना चाहिए था। सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी इनकी, बिल्कुल सही है, होती है। फिर ये कांस्टेंट, बिल्कुल सही है, होती है। लेकिन लास्ट में आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होना चाहिए था क्योंकि साइज बड़ा है। बट आयोनाइजेशन एनर्जी सिर्फ साइज पे ही डिपेंड नहीं करती है, साइज के साथ साथ अनपेड इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी डिपेंड करती है, मालूम है ना। यदि हमारे पास में फुल फील्ड है और हाफ फील्ड है तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाती है, स्टेबिलिटी पे भी डिपेंड करती है। तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी है हमारे पास में, ये दो बातों पर डिपेंड करती है। पहला तो डिपेंड करती है साइज के ऊपर, तो साइज के रिस्पेक्ट में तो मैंने आपको यहां बता ही दिया। दूसरा जो है पॉइंट वो है डिपेंड करती है हमारे ऊपर, किसके ऊपर, आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है हमारे पास में स्टेबिलिटी के ऊपर, स्टेबिलिटी के ऊपर। और आप सभी जानते हैं कि स्टेबिलिटी में यहां हमारे पास में दो प्रकार से स्टेबिलिटी होती है। पहली होती है D5 और दूसरा होता है हमारे पास में D10। ये हाफ फील्ड है इसलिए स्टेबल है और ये फुल फील्ड है इसलिए स्टेबल है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, आयोनाइजेशन जो एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी कम आयोनाइजेशन एनर्जी, नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, गलती हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के। स्टेबिलिटी ज्यादा, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। भाई ज्यादा स्टेबल होगा तो ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगी, कम स्टेबल होगा तो कम आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगी। तो हमारे पास में यहां D5 और D10 दोनों हमारे पास में स्टेबल है। तो जब हम कॉपर की बात करते हैं तो इसके लिए हम लिखते हैं D10S1, और जब हम जिंक की बात करते हैं तो हम लिखते हैं D10S2। यही है ना, 3D10 4S1 3D10 4S2। तो यहां भी D10 है, यहां भी D10 है। तो जब हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो पहले तो यहां से यहां तक इंक्रीज हो जाती है, फिर कांस्टेंट होती है। अब यहां से यहां दोनों में डिक्रीज होना चाहिए था, बट यहां इंक्रीज होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि यहां पर सिस्टम कौन सा है, D10 सिस्टम है। यहां पर
D10 सिस्टम है, यहां पर ये स्टेबल है, इसलिए कॉपर और जिंक की आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी है, ज्यादा है। अब यदि एक नोट लगा लीजिए, यदि आपको साइज छोटा दे दिया जाए और स्टेबल दे दिया जाए तो कौन सा फैक्टर काम करेगा? दो फैक्टर काम कर रहे हैं, एक साइज वाला फैक्टर काम कर रहा है और एक आपस में स्टेबिलिटी वाला फैक्टर काम कर रहा है। जब दोनों फैक्टर काम करते हो तो कौन सा फैक्टर लगाओगे आप? स्टेबिलिटी वाला लगाओगे। यदि एक ही फैक्टर है तो चिंता की कोई बात है ही नहीं, एक फैक्टर है कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन यदि दो फैक्टर हो जाएंगे तो आपको कौन सा फैक्टर काम में लाना है? स्टेबिलिटी वाला फैक्टर काम में लाना है। क्लियर है? तो लिखिए आप कहां आ गए थे? बट will increase due to stability of full भरे हुए ना, fulfilled configuration of copper and zinc। जो मैंने समझाया उसी को मैंने आपको लिखवाया कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, वंस मोर एक बार और समझ लीजिए आप, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, फिर डिक्रीज होती है, कांस्टेंट होती है और फिर डिक्रीज होना चाहिए था। बट यहां हमारे पास में साइज का फैक्टर ना लग के स्टेबिलिटी वाला फैक्टर लग गया, इसलिए यहां पर हमारे पास में आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि यहां हमारे पास में फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। किसका? कॉपर और जिंक का। क्लियर है? तो ये तो बात थी हमारे पास में लेफ्ट टू राइट की। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर अप टू डाउन की। जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा? जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा? लिखिए जरा। तो ये वाला फंडा समझ में आया ना? ये वाला फंडा समझ में आया? क्लियर है? ये सारी बातें ये लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये एस ब्लॉक का है। ये आपको समझाने के लिए लिखवाया था कि आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। तो यहां पर हमने तीन, पहला, दूसरा और तीसरा, तीन स्टेप का यूज किया। इन तीन स्टेप में हमारे पास में पहले में इंक्रीज हुई, पहले में क्या हुई? इंक्रीज हुई, दूसरे में कांस्टेंट और तीसरे फिर इंक्रीज हो गई। रीजन क्या है? रीजन है स्टेबिलिटी। ये हमारे पास में यहां पर था। अब आप लिखिए यहां पर कौन सा? अप टू डाउन। दूसरा हेडिंग डालिए, ये ए डाल लेना आप, इसको बी डाल लेना आप। अप टू डाउन। जहां अप टू डाउन आएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? अब इस वाली बात को मैं आज के लेक्चर में नहीं समझाऊंगा, आज का लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा। अब आप स्वयं दिमाग लगाइएगा, ठीक है? मैंने आपको साइज तो बता ही दिया था, अब आप स्वयं सोचिएगा। ये आपके लिए एक होमवर्क है कि जब हम अप टू डाउन आएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ता होगा, कैसा होना चाहिए। अब आप कुछ सोचिए। मिलते हैं आने वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 14 में मैं इस वाली बात को आपको समझाऊंगा। आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करते हैं। पढ़ाई करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।